दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू सक्सेस विद लोकेश भाटी। दोस्तों, पिछली क्लासेस में हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस ये दोनों कवर कर लिए थे, और आई थिंक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी हमने कवर कर लिया है। आज हमें दोस्तों फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की बात करनी है। तो उससे पहले एक आप सबके साथ कह सकते हैं गुड न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, आप सबकी दुआओं और प्यार का नतीजा है, आई हैव रिसेंटली बीन प्रमोटेड टू इनकम टैक्स ऑफिसर रैंक। और सब आप सबके प्यार और दुलार कह सकते हैं, सबका नतीजा है। अपने जो भी स्टूडेंट कम्युनिटी है, आई रियली वांट टू थैंक देम। और कोशिश करूंगा दोस्तों, हालांकि थोड़ा वर्कलोड तो अब बढ़ गया है, बट अभी भी कोशिश जारी रहेगी कि आप सबके लिए ये जो मुहिम शुरू की है इसको मैं अंजाम तक पहुंचाऊंगा। और आप भी सरकारी नौकरी का जो अपना एक एम है उसे अचीव कर पाएँ। ठीक है, इस कोशिश को हम जारी रखेंगे दोस्तों। आप चिंता मत कीजिएगा कि सर ऑफिसर हो गए हैं तो अब शायद हमारा साथ छोड़ देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। हमने जो शुरू किया है इसको हम अंजाम तक ज़रूर पहुंचाएंगे। बस आप सबका साथ और आप सबकी मेहनत, इसकी ही ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हमें कवर करना है दोस्तों, हमारा पहला आज जो टॉपिक है वो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। और बेसिकली क्या है दोस्तों, देखिए, फ्यूचर और कंटिन्यूस कंटिन्यूस जो चीज़ है ये हम पहले भी 4 बार पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस जो शब्द है इससे अब आप भली भांति परिचित हैं, वेल एक्विंट हैं। ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई एक्शन जो कि कंटिन्यूस है, चल रहा है, प्रोग्रेस में है, तो उसको आप कंटिन्यूस टेंस में बनाते हैं। उसकी कुछ नियम और शर्तें हैं जो हम टाइम एंड अगेन डिस्कस करते रहे हैं। बात यहां पर है फ्यूचर, ठीक है, भविष्य। कोई काम जो भविष्य में चल रहा होगा, ठीक है। प्रेजेंट में वो चल रहा है, पास्ट में वो चल रहा था, फ्यूचर कंटिन्यूस चल रहा होगा। ठीक है, इस चीज को, बस ये बेसिक रूल है, सबसे फंडामेंटल। फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर मतलब भविष्य, कंटिन्यूस यानी कि चलना, प्रोग्रेस में होना। तो ऐसा कोई काम, ऐसा कोई एक्शन जो कि भविष्य काल में चल रहा होगा, उसके बारे में आप अभी बात कर रहे हैं। जो भी बात की जा रही है वो अभी बात की जा रही है, प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम पर, कि अभी हम बात कर रहे हैं। तो फ्यूचर में होने वाले एक्शन की बात की जा रही है, और ऐसा एक्शन जो कि लंबा खिंचेगा, ठीक है, वो कुछ ड्यूरेशन तक चलेगा। वो सारी चीजें हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो हर रोज की तरह जो सबसे पहली चीज हमें समझनी है वो है इसका सिंटैक्स। ये दिखता कैसा है, कैसे आप इसको पहचानेंगे कि जो भी सेंटेंस आपको दिया गया है वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में है। इसको पहचानने का तरीका या इसको बनाने का तरीका, सिंटेक्स कैसे आप क्रिएट करते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, तो उसमें आपके लिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास सबसे पहले होता है एक सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में आपके पास मिलेगा शैल या फिर विल। दोस्तों, हमने फ्यूचर इंडेफिनिट में भी इसके बारे में बात की थी। आज फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि शैल और विल जो यहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब्स मिल रही हैं, ये दरअसल एज पर द सब्जेक्ट डिसाइड होंगी कि आप शैल का इस्तेमाल करोगे या विल का इस्तेमाल करोगे। जो ऑर्थोडॉक्स ग्रामेरियन हैं, ठीक है, जो मतलब प्राचीन ग्रामर को, इंग्लिश ग्रामर के जो प्राचीन विद्वान हैं, जो पुरानी पद्धति को फॉलो करते हैं, उनका मानना है कि आप आई और वी दोनों ही फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट होते हैं। आई और वी, उनके साथ में आप शैल का प्रयोग करोगे। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो सेकेंड पर्सन यू हो, थर्ड पर्सन ही, शी, दे और इट, इनके अलावा जितने भी नाम होते हैं, चाहे वो लड़कियों के नाम है चाहे वो लड़कों के नाम है, उन सभी के लिए आप विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हालांकि अब जो नई ग्रामर इंट्रोड्यूस हो रही है या नई ग्रामर डिस्कस की जाती है, उसमें इन दोनों के बीच में कोई हार्ड एंड फास्ट भेदभाव नहीं रखा गया है, कोई डिस्टिंक्शन नहीं रखा गया है, कोई बाउंड्रीज नहीं खींची गई हैं कि किसके साथ आप शैल यूज करोगे, किसके साथ विल यूज करोगे। हाँ, इतना जरूर नई ग्रामर जो डिस्कस की जाती है उसमें इतना जरूर बताया गया है कि जहां कहीं आपको श्योरिटी ज्यादा है
यानी कि भविष्य में होने वाला काम अगर ज्यादा श्योर है, कंफर्म है कि ये होगा ही होगा, तो वहां पर आप विल का इस्तेमाल कर लीजिए। और जहां पर श्योरिटी कम है, जहां पर लगता है कि हाँ हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो वहां पर शैल का इस्तेमाल कर लीजिए। तो ये फर्क है दोनों में, ऑर्थोडॉक्स ग्रामर यानी पुरानी जो ग्रामर है, और नई ग्रामर में एम्फेसिस के ऊपर जोर होता है, श्योरिटी के ऊपर जोर होता है कि कोई काम की होने की संभावना कितनी प्रबल है, कितनी मजबूत है, उसके अनुसार आप विल और शैल को चेंज कर लेते हैं। ठीक है। हालांकि अभी जो भी क्वेश्चन पेपर्स एसएससी और बाकी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एजेंसी सेट करती हैं, उसमें वो अभी भी ऑर्थोडॉक्स ग्रामर को ही फॉलो कर रहे हैं। और उनका मानना ये है, देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमारा टारगेट है वो है एग्जाम क्रैक करने का। तो हमें अभी नई ग्रामर पुरानी ग्रामर को डिस्टिंग्विश नहीं करना है, हमें समझना है कि हमारे एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स कैसे आएंगे। ठीक है, वही हमारा सफलता का मापदंड है, ओनली क्राइटेरिया ऑफ सक्सेस। तो वहां पर हमें ये देखना है कि जिस एग्जाम के लिए हम बैठ रहे हैं, जिस एग्जाम को हम अपीयर कर रहे हैं, वहां पर कौन सा नियम फॉलो कर रहा है। ठीक है ना। हमने दोस्तों इंग्लिश में पीएचडी तो अभी कर नहीं रहे हैं कि हम ग्रामर के रूल्स को एनालाइज करें। हमें अभी एनालाइज करना है कि हमारे मार्क्स किस तरीके से ज्यादा स्कोर हो सकते हैं। तो उसके लिए हमें यह देखना है कि जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी नियम फॉलो कर रही है, हम उन्हें पढ़ें, तभी तो हमारे मार्क्स ज्यादा आएंगे। तो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज इंक्लूडिंग एसएससी, वो अभी भी ऑर्थोडॉक्स इंग्लिश ग्रामर को फॉलो कर रहे हैं। और उनका मानना यह है कि आप फर्स्ट पर्सन के साथ में फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं, उनके साथ में शैल यूज कीजिए, बाकी सबके साथ में विल का इस्तेमाल करिए। ठीक है। पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट यानी कि फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, आई और वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी दे इट एंड ऑल अदर नेम्स। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं। तो सब्जेक्ट हमें सबसे पहले मिलेगा, उसके साथ में होगा शैल या फिर विल, दोनों में से एक ही आएगा। गलती से भी दोनों का इस्तेमाल मत कर देना दोस्तों, बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। दोनों में से, मैंने इसलिए स्लैश का निशान लगाया है, दोनों में से आपको एक का ही इस्तेमाल करना है। उसके साथ में आएगा बी। ठीक है, बी भी यहां पर हेल्पिंग वर्ब रहेगा आपके साथ में, विल या शैल, उसके साथ में बी। और उसके बाद में द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट V4, यानी कि ध्यान कीजिए क्या बताया था, V4 क्या होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी कि वर्ब के साथ में आईएनजी। वर्ब की बेसिक फॉर्म जो है, डिक्शनरी फॉर्म जो है, V1 फॉर्म जो है, उसके साथ में आईएनजी का इस्तेमाल, वो बन जाती है आपके लिए V4। और उसके बाद में आप इस्तेमाल करेंगे ऑब्जेक्ट का। ठीक है। तो इस तरीके से आप बेसिक सिंटेक्स देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। एग्जाम्पल की बात करते हैं, एक दो एग्जाम्पल्स लेकर के देखते हैं। जैसे गीता विल बी रीडिंग ए बुक। गीता एक किताब पढ़ रही होगी। ठीक है दोस्तों, गीता एक किताब पढ़ रही होगी, गीता विल बी रीडिंग ए बुक। अब दोस्तों देखिए क्या हो रहा है कि ये एक्शन अब तक हुआ नहीं है, अभी भी नहीं हो रहा है, फ्यूचर में होगा, भविष्य में होगा। और भविष्य में भी कैसा होगा, लंबा चलेगा। किताब पढ़ने का काम चलेगा ना, एक सेकंड में तो कंप्लीट हो नहीं जाएगा, ये लंबा चलेगा। ठीक है। तो ऐसे एक्शंस को आप किस में बनाएंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। किताब पढ़ रही होगी, सब्जी काट रही होगी, पत्र लिख रही होगी, या मैच खेल रहे होंगे। ठीक है, द बॉयज विल बी प्लेइंग ए मैच, लड़के मैच खेल रहे होंगे। तो लंबी ड्यूरेशन चलनी है और भविष्य में होना है। ठीक है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो उसको आप फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस में बनाते हैं। और एक एग्जांपल की बात करते हैं। दिनेश विल बी राइटिंग ए लेटर। दिनेश एक पत्र लिख रहा होगा। दिनेश विल बी राइटिंग ए लेटर, दिनेश एक पत्र लिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को
कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, सिंटैक्स इसका कठिन नहीं है, बहुत आसान है। आप देखिए जितने भी आप कंटिन्यूअस टेंस बना रहे हैं उन सभी में आप V4 का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो कंटिन्यूअस है चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस है। जहां पर भी आपको कंटिन्यूअस मिलेगा वहां पर आपको V4 का इस्तेमाल जरूर करना है। ठीक है दोस्तों, जब फ्यूचर की बात आ जाती है तो फ्यूचर में एक एडिशनल चीज जुड़ जाती है कि आप यहां पर विल और या फिर शैल के साथ में बी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको प्रेजेंट में या पास्ट में नहीं मिल रही थी, ये यहां पर फ्यूचर में ही ऐड होती है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? आइए आगे बात करते हैं। अब हमें इसके यूजेस समझने हैं कि कहां कहां पर आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं या कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पर ये मैंडेटरी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है कि यहां पर तो फ्यूचर कंटिन्यूअस ही इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो पहला यूज आपके सामने स्क्रीन पर है। क्या कहता है? एक्शंस विच आर एक्सपेक्टेड टू हैपन, ऐसे एक्शंस जिनकी उम्मीद है कि ये होंगे, एक्सपेक्ट कर रहे हो आप, उम्मीद कर रहे हो। ठीक है, उनके बारे में उम्मीद की जा रही है, वो अब तक हुए नहीं है, होंगे ऐसा आप विचार कर रहे हैं, ऐसा आप सोच रहे हैं कि ये काम होंगे। दीज आर एक्सपेक्टेड टू हैपन। ठीक है, इन फ्यूचर एंड कंटिन्यू फॉर सम टाइम, और साथ के साथ में देखो फ्यूचर में तो होने की संभावना है ही, और साथ में क्या है, ये भी संभावना है कि वो थोड़े समय तक लगातार चलेंगे। ठीक है, वो इंस्टेंटेनियसली पूरे नहीं होंगे, उनको पूरा होने में कुछ समय लगेगा, वो कंटिन्यूअस कुछ समय तक चलेंगे। ऐसा इसकी पहचान होती है कि कोई भी ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में होने की संभावना है और कुछ समय तक चलते रहेंगे, तो उन एक्शंस को आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की मदद से बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला एक एग्जांपल लेते हैं। राधा विल बी कुकिंग हर फूड, राधा खाना पका रही होगी। ठीक है, अब देखिए इसने अब तक पकाया नहीं है, ना ये अभी पका रही है, ये भविष्य में पकाएगी। ठीक है, ये एक्शन फ्यूचर में होगा, और कैसा एक्शन है, ये कुछ लंबे समय तक चलेगा, खाना पकाने की पूरी प्रक्रिया। ठीक है, वो सारा काम जो है कुछ समय लेगा, इसीलिए आपने इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्रिएट किया है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? आइए आगे बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। पुलकित विल बी वॉचिंग ए मूवी टुमारो, पुलकित कल एक फिल्म देख रहा होगा। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, पुलकित सब्जेक्ट है आपके लिए, विल का आपने प्रयोग किया है, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट आपके पास कैसा है, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है, नाम है किसी बच्चे का। ठीक है, उसके साथ में आपने यूज किया है बी। ठीक है, मैंने बताया था विल शैल के बाद में आप बी का इस्तेमाल करोगे, और V4 का इस्तेमाल होगा। वॉच, वॉच का मतलब होता है देखना, वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, और V4 हो जाएगी वॉच प्लस ING, वॉचिंग। तो पुलकित विल बी वॉचिंग ए मूवी, एक फिल्म देख रहा होगा, कब? टुमारो यानी आने वाले कल। ठीक है, तो बात क्या है, भविष्य में होनी है। कैसा काम है? सर लंबा चलने वाला काम है, फिल्म देखने में 3 घंटे तो अमूमन लगते ही हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई काम जो फ्यूचर में होगा और लंबे समय तक होगा, वो आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की मदद से क्रिएट करते हैं, और इस तरीके से क्रिएट करते हैं। सब्जेक्ट के साथ में विल या शैल का प्रयोग करोगे, बी का इस्तेमाल करोगे, V4 का इस्तेमाल करोगे, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगी। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? आइए आगे बात करते हैं। तो ये तो वो एक्शंस हो गए जो कि क्या है, फ्यूचर में होंगे और कुछ समय तक चलेंगे। ठीक है, दूसरी क्राइटेरिया आती है आपके सामने, फ्यूचर एक्शंस विच हैव सर्टेन प्रोग्राम एंड प्लानिंग, ऐसे एक्शंस, ऐसे भविष्य के काम
जिनके बारे में कुछ प्लानिंग या अरेंजमेंट, कुछ व्यवस्था की गई है। ठीक है, उन एक्शंस या उन कामों को आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की मदद से बनाते हैं। जैसे बात करते हैं, दीनू विल बी अराइविंग टुमारो। दीनू कल आएगा। दीनू कल आएगा। अब दोस्तों, आपको ये सुनने में तो लग रहा है कि सर ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट जैसा साउंड करता है, लेकिन ये जो काम है दोस्तों, हालांकि ये सुनने में आपको फ्यूचर इंडेफिनिट का लग रहा है, लेकिन इसमें क्योंकि थोड़ी प्लानिंग, थोड़ी व्यवस्था की जा चुकी है, भाई उसने अपना रिजर्वेशन करवा लिया होगा, उसने अपनी टिकट्स बुक करवा ली होंगी, पहुंचने के लिए उसने अपनी व्यवस्था करवा ली होगी। तो इस तरह का जो भी काम है, जिसके लिए, जो कि हालांकि फ्यूचर में होना है, लेकिन उसकी व्यवस्था कर ली गई है प्रेजेंट में ही, तो उसे आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की मदद से बनाते हैं। उसको फिर आप फ्यूचर इंडेफिनिट से नहीं बनाएंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। रमेश विल बी स्टडीइंग फिजिक्स इन हिज नेक्स्ट टर्म। रमेश अगले टर्म में, यानी कि अगली क्लास में, कुछ देशों में दोस्तों क्लासेस को टर्म कहा जाता है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हम क्लास कहते हैं, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास। कॉलेजेस में जाकर के सेमिस्टर चलते हैं, फर्स्ट सेमिस्टर, सेकंड सेमिस्टर। कुछ देशों में टर्म कहा जाता है, क्लास नहीं कहते हैं, वो कहते हैं टर्म। ठीक है, तो जैसे कि एक लड़का है कोई रमेश, वो अगले टर्म में यानी अगली क्लास में फिजिक्स पढ़ेगा, यानी फिजिक्स का जो सब्जेक्ट है उसकी पढ़ाई करेगा। अब ये चीज दोस्तों देखो, एक तरीके से पूरी प्लान्ड है कि भाई वो अपना इस साल का पेपर पास करेगा, अगली क्लास में पहुंचेगा और वहां जाकर के फिजिक्स की पढ़ाई करेगा। तो ये जो चीज है, इसकी क्योंकि अरेंजमेंट, इसकी प्लानिंग हो चुकी है, तो इसे भी आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्रिएट करते हैं। ठीक है, और कैसा कंस्ट्रक्ट करते हैं? सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद में विल होता है, बी होता है, स्टडीइंग यानी कि V4, स्टडी, स्टडीड, स्टडीड, और V4 के लिए स्टडी प्लस ING, स्टडीइंग। ठीक है, फिजिक्स ये ऑब्जेक्ट है, क्या पढ़ेगा? फिजिक्स पढ़ेगा। तो डायरेक्ट असर किस पे पड़ रहा है? फिजिक्स पर पड़ रहा है दोस्तों। ठीक है, इन हिज नेक्स्ट टर्म, ये कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर? आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से आपने ये यहां पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का कंस्ट्रक्शन किया है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे कुणाल विल बी स्टेइंग हियर टिल फ्राइडे। किसी लड़के के बारे में बात हो रही है कि वो यहां पर फ्राइडे तक रहेगा। ठीक है, आप कह देते हैं ना कि कोई व्यक्ति आएगा, वो हमारे घर रहेगा, कब तक रहेगा? फ्राइडे तक रहेगा। तो फ्यूचर में होने वाली बात है, लेकिन इसके लिए दोस्तों देखो अरेंजमेंट किए गए होंगे। कैसे? कि भाई कोई व्यक्ति आएगा तो उसके लिए रहने के लिए कमरा वगैरह अलॉट, भाई इस कमरे में रहेगा, इस कमरे की साफ सफाई करवाई गई होगी, उसके रहने के लिए, सोने के लिए, खाने का प्रबंध किया गया होगा। तो ये सारी प्लानिंग, ये सारा अरेंजमेंट जो किया गया है फ्यूचर इवेंट के लिए, भविष्य में होने वाले काम के लिए, अब क्योंकि हो चुका है, अरेंजमेंट हो चुका है, वो एक्शन नहीं हुआ है कि वो अब तक आकर के यहां पे रहा नहीं है, वो रहेगा भविष्य में। ठीक है, तो उस चीज को आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की मदद से बनाते हैं, और इस तरीके से बनाते हैं कि कुणाल विल बी स्टेइंग हियर, कुणाल यहां पर रहेगा। अब दोस्तों फिर से वही बात कि सर हिंदी में सुनने में तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट लग रहा है, गा, गी, गे, लेकिन जब उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, इंग्लिश में कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की मदद से करेंगे। यही बेसिक फर्क है दोस्तों, यहीं पर एग्जाम्स में क्वेश्चंस हिट किए जाते हैं कि चीज वो सुनने में आपको लग सकता है कि ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट की है या प्रेजेंट की है,
लेकिन उसका कंस्ट्रक्शन जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस में हो रहा है। ऐसी ही कुछ बातें हमने प्रेजेंट टेंस में भी बात की थी कि वो एक्शंस लग रहे हैं फ्यूचर के हैं, लेकिन वो कंस्ट्रक्ट होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। जैसे कि किसके बारे में मैं इशारा कर रहा हूं, फ्यूचर के ऐसे इवेंट्स जो कि पूरी तरीके से श्योर होते हैं और गणमान्य लोगों के होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के, उनको आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया था। उनसे कुछ कम तैयारी अगर किसी फ्यूचर इवेंट की है तो उसे आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप सुनने में वो चीज हो सकता है किसी दूसरे टेंस की लगे हिंदी में, लेकिन जब आप उसे इंग्लिश में कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वहां पर इंग्लिश ग्रामर के नियम्स इस तरीके से चलते हैं, कुछ और ही कह रहे होंगे। ठीक है, तो उनको आपको अच्छी तरीके से समझना है। वहीं पर आप एक बच्चा जो सफल होगा और एक बच्चा जो कट ऑफ से नीचे रह जाता है, उसके बीच का डिफरेंस यही चीजें कर देती हैं। ठीक है, यही फर्क है दोस्तों। एक्चुअली इंग्लिश जो है बीइंग अ फॉरेन लैंग्वेज, आप जस्ट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। जो चीज़ हिंदी में है उसको जस्ट आप अगर सोचें कि जी हम इंग्लिश में कॉपी पेस्ट कर दें, जैसा हिंदी में है वैसा का वैसा ही उसको उतार दें इंग्लिश में, तो वो सही नहीं रहेगा। आपको इंग्लिश ग्रामर के रूल के हिसाब से चलना है कि सिचुएशन क्या है, कौन सी स्थिति है, और उसमें इंग्लिश ग्रामर का रूल क्या कहता है, उसके अनुसार आपको चलना है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। We shall be traveling by train next week। ठीक है, अब जैसे ये सेंटेंस है, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि हम अगले हफ्ते ट्रेन से जाएंगे। अब दोस्तों क्या है, फ्यूचर का इवेंट है, भविष्य में होना है, अगले हफ्ते आपको यात्रा करनी है और उसके लिए आपने तैयारी कर ली है। क्या कुछ किया होगा भाई, ट्रेन से यात्रा करनी तो ट्रेन के यात्रा के लिए रिजर्वेशन चाहिए, टिकट्स चाहिए, आपको अपना सामान या कुछ लगेज पैक करना होगा। तो ये सारी चीजें जो है आपने कर ली हैं, लेकिन यात्रा जो है, यात्रा तो नहीं की अभी, यात्रा तो भविष्य में होनी है। तो ऐसी यात्रा जिसके लिए आपने तैयारी तो कर ली है, ठीक है, उसे आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्रिएट करते हैं। अच्छा, यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, आपने देखो वी का इस्तेमाल किया है, इसलिए यहां पर शैल आया है। आई होता उसके साथ भी शैल का इस्तेमाल करते। बाकी सारी चीजें यू, ही, शी, दे, इट और सारे नाम, लड़का लड़की, सब वो सब क्या लेंगे, विल का इस्तेमाल होता। आई और वी के साथ में शैल का इस्तेमाल किया है आपने। ठीक है दोस्तों, तो ये कहानी है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में पेचीदा बहुत कुछ नहीं है, सिंपल से दो ही यूसेज हैं, एक इसका सिंटैक्स है। इनको आपने अच्छी तरीके से अगर समझ लिया तो फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है ये आपके लिए खत्म हो जाता है। ठीक है, हाँ छोटा है तो इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नेग्लेक्ट करने वाला देखो इंग्लिश ग्रामर में कुछ भी नहीं है। आपको अगर कोई कहीं से ये सुनने में आता है कि इस चीज को छोड़ दो, ये चीज इंग्लिश ग्रामर में इंपॉर्टेंट नहीं है या इससे एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो वो बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। इंग्लिश ग्रामर जो है दोस्तों ये पूरी तरीके से इंटर रिलेटेड चलती है। यहां पर अगर आपने किसी एक सेक्शन को छोड़ दिया, उसका हालांकि बाद में हो सकता है आपको किसी दूसरे चैप्टर में या किसी दूसरे सेक्शन में इस्तेमाल होगा जरूर। इंग्लिश ग्रामर इंटर रिलेटेड है। मैं अगर सपोज पार्ट्स ऑफ स्पीच को छोड़ देता हूं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच मुझे यहां पर यूज होंगे, है ना। आप यहां पर वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप यहां पे एडवर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शंस, प्रीपोजिशन, सारी चीजों का इस्तेमाल होता है। तो ऐसा नहीं है कि सर वो तो सबसे छोटी चीज है, वो तो हम 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ते हैं, तो उनका अब हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या यूज होगा। नहीं, वो बेसिक चीज जो है उसे आपको अब वापस से रिफ्रेश करना है, क्योंकि उसी के नियमों में कुछ डिग्री बढ़ा करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको अगर सपोज बेसिक चीज जैसे नाउन, तो नाउन का आपको नंबर पता होना चाहिए कि भाई सिंगुलर क्या होते हैं, प्लूरल क्या होते हैं। कई बार बच्चे जो है सिंगुलर प्लूरल में ही कंफ्यूज कर जाते हैं, चिल्ड्रंस इस्तेमाल कर देते हैं, जबकि चिल्ड्रंस जैसी कोई चीज नहीं होती है इंग्लिश ग्रामर में। चाइल्ड का चिल्ड्रन, चाइल्ड सिंगुलर है, चिल्ड्रन प्लूरल है। तो कई बार हो जाता है स्पीकिंग में लोग चिल्ड्रंस इस्तेमाल कर देते हैं, मेंस इस्तेमाल कर देते हैं, जबकि MAN मैन सिंगुलर होता है, MEN मैन भी मैन ही पढ़ा जाता है, लेकिन वो प्लूरल होता है। तो इस तरीके से बेसिक चीजें हैं, ये लोगों से गलत हो जाती हैं। और हो सकता है कि जल्दबाजी में आप एग्जाम में भी कुछ ऐसी छोटी सी मिस्टेक कर दें जिसके कारण आपका एक नंबर या एक क्वेश्चन चला जाएगा, और वही हो सकता है कि आपको कट ऑफ से जस्ट
एक मार्क्स नीचे छोड़ देगा और आपका एग्जाम बिगड़ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कोई भी चीज को कम इंपॉर्टेंट है उसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको हर चीज को प्रॉपर ध्यान देना है, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप की कहानी है दोस्तों। इसमें ऐसा नहीं है कि आप गणित की तरह कि आपने कोई एक प्रॉपर पर्टिकुलर सेक्शन छोड़ दिया तो उससे क्वेश्चंस कम आते हैं तो आपके ऊपर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहां पर आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, आपको बेसिक सीखना है, उसके बाद में एडवांस सीखना है। बेसिक में अगर आपने कोई चीज छोड़ दी, नेग्लेक्ट कर दी, तो वो हो सकता है कि आगे चल करके आपको एडवांस चीज सीखने में दिक्कत देगी। क्यों? क्योंकि आपका फंडामेंटल तो कमजोर रह गया है ना। तो इस तरीके से आपको हर चीज को उसकी ड्यू इंपॉर्टेंस, जो रिस्पेक्ट वो सेक्शन मांगता है, वो रिस्पेक्ट आपको उसको देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो आगे फिर पछताना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात करी है आज हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। एक बार फिर से फटाफट जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सिंटेक्स की बात, सबसे पहले हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है इसकी बारे में बात की थी। ऐसा कोई भी एक्शन जो भविष्य में होना है और कुछ समय तक लगातार चलेगा, उसे आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। ठीक है, सिंटेक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके पास सब्जेक्ट होता है, उसके साथ में आप विल या शैल का प्रयोग करते हैं, तत्पश्चात मिलता है आपको बी, बी। ठीक है, उसके साथ में V4 यानी कि वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आती है ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट की बारी। ठीक है, आते हैं इनके यूजेस की तरफ। तो सबसे पहला यूज बेसिक यूज, और वही सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई भी ऐसा एक्शन विच आर एक्सपेक्टेड टू हैपन इन फ्यूचर, एक्शन विच आर एक्सपेक्टेड टू हैपन इन फ्यूचर, जो भविष्य में होने के लिए कल्पना की जा रही है, सोचा जा रहा है कि भविष्य में होंगे, एंड विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम, और कुछ समय तक जारी रहेंगे, उन एक्शंस के लिए आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इज इट क्लियर दोस्तों? आइए नेक्स्ट यूज जो हमने सीखा वो क्या है कि कोई भी ऐसा काम जिसके लिए आपने कुछ प्रॉपर प्लानिंग और अरेंजमेंट कर रखे हैं, फ्यूचर का ही होना चाहिए। ठीक है, एनी फ्यूचर एक्शन फॉर विच यू हैव डन सम प्लानिंग और अरेंजमेंट दैट विल बी कंस्ट्रक्टेड इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, तो ये दो छोटे छोटे यूज हैं इसके, इनको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए। ज्यादा से ज्यादा सिचुएशंस को अपने दिमाग में क्रिएट करिए, सोचिए कि ऐसा कुछ अगर होता तो हम क्या बनाते। ठीक है, फ्यूचर का ही एक्शन हो और कुछ समय लंबे तक चल रहा होना होगा। ठीक है, तो उसको आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्रिएट करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? अच्छा, तो अब बात हो गई है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। कोशिश होगी कि इसके बाद में आपके लिए इन दोनों के ऊपर एक प्रैक्टिस वीडियो लेकर के आऊंगा। ठीक है, और उसमें हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को इनसे रिलेटेड सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आज की क्लास को विराम देंगे। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।